नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत। और जैसे आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी की इस सीरीज में आज हमारी 6वीं क्लास होने वाली है। और इस 6ठी क्लास में जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और फिर हम आगे जब हिंदी भाषा की बात करेंगे तो उससे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि बोली किसे कहते हैं, बोली के बाद उपभाषा क्या है और भाषा क्या होती है, और फिर बोली और भाषा में क्या अंतर है। इन 3-4 टॉपिकों को आज हम बहुत बढ़िया से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आर्य भाषा का वर्गीकरण, आर्य भाषा का वर्गीकरण पूरा कर लिया था, जिसमें हमने 3 पार्ट बनाए थे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्य भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो यहां तक ये हम पढ़ चुके हैं, और आधुनिक आर्य भाषाओं में हमने सामान्य बातचीत कर ली थी। और अब आधुनिक आर्य भाषाओं में एक भाषा हिंदी आती है, और आज हम विशेष करके हिंदी के संबंध में बात करने वाले हैं कि आखिर हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बाद हम जानेंगे कि हिंदी से जुड़े हुए क्या क्या हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमने जो आज की हेडिंग बनाई हुई है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, यानी जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं आखिर उस हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले चलते हैं कि हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है ये सिंध नदी से मानी जाती है, और साथ ही साथ फारस यानी ईरान से इसकी उत्पत्ति का संबंध जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में फारस के लोग यानी भारतीय, और जैसे हम भारत के संबंध में बात करते हैं तो भारत के बहुत ही प्राचीन काल में फारस के साथ काफी मधुर संबंध हुआ करते थे। और जो फारस के लोग थे, जो ईरान के लोग थे, वो एक प्रकार से भारत का जो सिंध क्षेत्र था उसको जो हिंद क्षेत्र के नाम से जानते थे। ठीक है जी, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सपोज करके जैसे ये भारत की कुछ ऐसी स्थिति है, और ये भारत की जो स्थिति है इसमें जो सिंध नदी है वो यहां से निकलती है इस तरफ से, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर वाला जो क्षेत्र है, यहां से ये सिंध नदी यूं करके ऊपर से, और इधर से ये पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर वाला जो क्षेत्र है यहां पर गिर जाती है, इधर मुहाना बनाती है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये सिंध क्षेत्र कहलाता। इस सिंध नदी के आसपास का जो क्षेत्र था इसे हम सिंध क्षेत्र के नाम से जानते थे। और भारत के फारस के साथ यानी ईरान के साथ प्राचीन काल से बहुत ही व्यापारिक मधुर संबंध हुआ करते थे। और इस वजह से क्या हुआ करता था कि जो फारस के लोग थे यानी जो ईरान के लोग थे, वो इस सिंध क्षेत्र को जो है हिंद क्षेत्र कहा करते हैं। ऐसा इसलिए कहा करते थे कि फारसी की जो हा ध्वनि हुआ करती थी, फारसी की जो फारसी की हा ध्वनि है वो संस्कृत की सा ध्वनि के स्थान पर प्रयोग करते थे वो लोग। तो संस्कृत की जो सा ध्वनि है वो फारसी में क्या बोली जाती, हा बोली जाती। और इस वजह से ये जो सिंधु क्षेत्र था वो हिंदू में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखो, फारसी की जो सा ध्वनि है वो हा में कैसे बोली जा रही है। जैसे देखो ये सप्ताह लिखा हुआ हमने यहाँ पे, तो इस सा के स्थान पर क्या आ गया, हा। सप्ताह का क्या हो गया, हफ्ता हो गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है असुर शब्द, और असुर का क्या हो गया, अहुर। तो ये सा के स्थान पर यहाँ पर हा आ गया। और ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि संस्कृत की जो सा ध्वनि है
वो फारसी भाषा में क्या, वो फारसी लोग या ईरानी लोग उस सा ध्वनि को क्या पढ़ते हैं, हा पढ़ते हैं। तो सप्ताह का हफ्ता और असुर का अहुर। इसी प्रकार से जो सिंधु क्षेत्र हुआ करता था, जो सिंधु क्षेत्र हुआ करता था वो पहले हिंदू हो गया, और धीरे धीरे ये जो धा है, ये धा भी जो है इस धा में बदल गया, और इस वजह से ये एक प्रकार से सिंधु से सा के स्थान पर हा आ गया, और ये कुछ समय के लिए ये वाला हिंदू रहा, और धीरे धीरे ये हिंदू आ गया। यानी भाषा का ध्वनि परिवर्तन आगे जारी रहा, और आगे इसी प्रकार से जब ध्वनि परिवर्तन जारी रहा तो इसी से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये सिंधु था, इस सिंधु से ये हिंदू बना, और इस हिंदू से ये हिंद शब्द बना, और इस हिंद में ई प्रत्यय लगने से, फारसी भाषा का ई प्रत्यय लगने से ये हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हो गई है। तो यानी हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई, या हिंदी शब्द का नाम जो हिंदी पड़ा है, उसके पीछे रहस्य क्या है, उसके पीछे बात यही है कि इसकी उत्पत्ति का संबंध सिंध नदी से लगाया जाता है, और सिंध नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसे फारसी लोग, है ना, उसे एक प्रकार से फारसी लोग सिंधु न कह करके क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। सिंध नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंध क्षेत्र कहते थे। लेकिन फारस के जो लोग यहां पर आया करते थे या फिर इस क्षेत्र को कहा करते थे, वो सिंधु न कह करके क्या कहा करते, हिंदू कहते थे। और इसी वजह से सिंधु का हिंदू हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया, फिर हिंदू से हिंद हुआ, और हिंद में ई प्रत्यय लगने से ये क्या बन गया, हिंदी बन गया। यानी यहां पर नीचे भी लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा या ईरानी भाषा का शब्द है, क्योंकि फारसियों का दिया हुआ या ईरानियों का दिया हुआ ये शब्द है। और कई बार पेपर में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, हम बोलेंगे फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है, और जो कि जो है ई प्रत्यय के योग से बना हुआ है। और ई जो प्रत्यय है ये भी क्या है, ईरानी प्रत्यय है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये हिंद शब्द है, और इस हिंद शब्द में हमने ईरानी ई प्रत्यय जोड़ दिया, तब ये क्या बन गया, हिंदी बन गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो जब ये हिंदी शब्द हमारे सामने आ जाता है तो इस हिंदी शब्द के जो है अर्थ क्या है, इसके दो अर्थ सामान्यतः लगाए जाते हैं। दो अर्थों में पहला अर्थ क्या है, हिंद देश के निवासी। पहला जो अर्थ है इस हिंदी का, ये क्या है, हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी। और दूसरा जो अर्थ है वो क्या है, हिंद की भाषा। तो हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, एक हिंद देश के निवासी हैं, और दूसरी क्या है, हिंद की भाषा। इसी प्रकार से एक नारा मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया था। ये कहा करते थे कि हिंदी है हम वतन, है ना, हिंदी है हम वतन, है हिंदोस्तां हमारा। हिंदी है हम वतन, है हिंदोस्तां हमारा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। इसी प्रकार से हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं प्रताप नारायण मिश्र, और ये कहा करते थे जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो अगर पेपर में आ जाए कि जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा किसके द्वारा दिए गए, प्रताप नारायण मिश्र। और हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया, मोहम्मद इकबाल द्वारा। इसी प्रकार से और आगे का एक और प्रश्न बनता है कि आकृति या रूप के आधार पर, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो हमारा आंसर होगा वियोगात्मक, या फिर लिखा होगा विश्लिष्ट भाषा। ठीक है जी, विश्लिष्ट भाषा, विश्लिष्ट आधा सा आएगा। तो आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है वियोगात्मक या विश्लिष्ट प्रकार की भाषा है। और हिंदी का जो विकास हुआ है ये किससे हुआ है, अभ्रंश से। प्रश्न कई बार आता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ, अभ्रंश से। लेकिन हिंदी की आदिजन्य किसको मानते हैं, तो संस्कृत से। और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है एक प्रकार से मूल रूप से तो अब संस्कृत से हुआ, लेकिन सामान्य तौर पर आर्य भाषाओं का विकास अभ्रंश से हुआ है। और हिंदी भी एक आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है, जिसका विकास भी अभ्रंश से हुआ। तो हिंदी का विकास किससे मानते हैं, अभ्रंश से। फिर यहाँ पर अमीर खुसरो ने जो है मध्य देश की भाषा के लिए जो है हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। इस हिंदवी का मतलब एक प्रकार से हिंदी से ही लगाया जाता है, लेकिन प्रश्न पेपर बनता है कि अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तब आंसर आएगा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया।
और एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन सा है, तो ये भी आप नोट कर देना, सरप्पा है। और हिंदी की पहली रचना कौन सी है, श्रावकाचार। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, देवसेन के द्वारा। हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार और हिंदी का पहला कवि कौन है, सरप्पा। इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहां पर आगे हम हिंदी भाषा की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम भाषा की आगे बात करेंगे, हिंदी की आगे बात करेंगे। हिंदी की उपभाषा कौन कौन सी है, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर बोली किसे कहते हैं, उपभाषा क्या चीज है और भाषा क्या है। भाषा के बारे हम शुरू में भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहां पर समझने वाली बात है कि बोली क्या है, उपभाषा क्या है, और फिर बाद में समझेंगे कि बोली और भाषा में अंतर क्या है। तो सबसे पहले यहां पर ये देखते हैं कि सामान्य तौर पर जब हम यहां पर इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतः देखो आप 9 राज्य आते हैं और उसके अलावा दिल्ली नाम का जो केंद्र शासित प्रदेश है ये आते हैं। तो यानी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत टोटल मिलाकर के 9 और 1 10 प्रदेश आते हैं, जिसमें 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली। और 9 राज्य कौन कौन से हैं, उनमें एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा हिमाचल प्रदेश और सातवां छत्तीसगढ़, आठवां राजस्थान, नौवां हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है, दिल्ली। तो 9 और 1 10, 9 और 1 टोटल मिलाकर के ये 10 हो गए हैं। और 10 प्रदेश ऐसे हैं जो हिंदी भाषी मुख्य रूप से माने जाते हैं। साथ ही साथ बोली का विकास क्रम जब हम देखते हैं तो सबसे छोटी जो इसमें है बोली है, बोली से बढ़कर के उपभाषा आती है और इसके बाद क्या आती है, भाषा आती है। तो इसी क्रम में आगे हिंदी की हम उपभाषाओं की बात करेंगे, हिंदी भाषा के आगे विविध रूप पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बोली क्या है, उपभाषा क्या है, और फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो चलिए यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, छोटा प्रश्न आ जाता है कई बार कि बोली क्या है। तो आपको ये जानना है कि जो बोली होती है ये किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली जो है किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, या फिर यूं कहें किसी अंचल में बोली जाती है। अंचल का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र विशेष। तो किसी क्षेत्र विशेष या अंचल में बोली जाने वाली जो बोली होती है, बोली जाने वाली जो भाषा होती है, उसी को बोली कहा जाता है। मतलब कोई छोटा एरिया हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में या किसी अंचल विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। और इसकी अपनी कोई विशिष्ट लिपि नहीं होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बोली की अपनी कोई विशिष्ट लिपि नहीं होती है और इसी कारण इसमें साहित्य की रचना नहीं हो पाती है। भाई बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है, इस वजह से इसमें साहित्यिक रचना नहीं हो पाती है। यानी सीधे सीधे आपको यह जानना है कि जो बोली है इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है और बोली जो है किसी क्षेत्र विशेष में या अंचल विशेष में बोली जाती है। तो किसी क्षेत्र विशेष या अंचल विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं और बोली की अपनी कोई विशेष लिपि नहीं होती है, जिस कारण से इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, गढ़वाली, कुमाऊनी, अवधी, बुंदेली इत्यादि ये सब बोलियां हैं, लेकिन आज वर्तमान समय गढ़वाली कुमाऊनी में साहित्यिक रचनाएं हो रही हैं। गढ़वाली कुमाऊनी की जो है एक प्रकार से लिपि भी है। तो औपचारिक रूप से अगर देखें तो ये आज बोली ही है, लेकिन धीरे धीरे ये अब इतनी विकसित हो गई है कि ये भाषा का रूप अब ले रही है। अभी भाषा का व्यवहारिक रूप से ये भाषा का रूप ले चुकी है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी भी गढ़वाली और कुमाऊनी क्या है, एक बोली है। आगे जब तक 8वीं अनुसूची में कोई भाषा आ नहीं जाती है, कोई बोली आ नहीं जाती है, तब तक उसे हम बोली ही कहेंगे। ठीक है जी। तो अभी जो भाषा है, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन्हीं को जो है भाषा का दर्जा प्राप्त है। बाकी कभी अगर ऐसा होता है कि गढ़वाली कुमाऊनी को अगर 8वीं अनुसूची में कभी अगर दर्जा मिलता है, सतपाल महाराज जी उत्तराखंड से लगातार इस पर प्रयासरत हैं, तो आगे हो सकता है कि गढ़वाली कुमाऊनी को भाषा का दर्जा मिल जाए। लेकिन आधिकारिक रूप से आज भी ये क्या है, एक प्रकार की बोली है, जबकि व्यवहारिक रूप से इन्होंने भाषा का रूप ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर साहित्यिक रचना पर्याप्त मात्रा में हो रही है गढ़वाली कुमाऊनी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से उपभाषा में बढ़ते हैं। और उपभाषा क्या है, ये बोली से बढ़कर के, बोली और भाषा के बीच का जो एक पोर्शन आता है उसे हम उपभाषा बोल सकते हैं। और जब बोली का क्षेत्र विस्तार है ना, बोली का क्षेत्र विस्तार होता है, जब बोली का क्षेत्र विस्तार होने लगता है और उसमें थोड़ा बहुत साहित्यिक रचनाएं भी होने लगती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपभाषा कहते हैं। तो बोली
एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है। और जब बोली का क्षेत्र विस्तार होने लगता है और थोड़ी बहुत उसमें साहित्यिक रचनाएं भी होने लगती है, तब हम उसे क्या कह देते हैं? उपभाषा कह देते हैं। साथ ही साथ जानने वाली बात यह है कि भाषा जो है अनेक बोलियों से मिलकर बनती है। जो भाषा होती है ये अनेक बोलियों से मिलकर बनती है और भाषा उपभाषाओं के समूह से मिलकर बनती है। भाषा में अनेक भाषा जो है अनेक बोलियों से मिलकर बनती है और भाषा उपभाषाओं के समूह से मिलकर बनती है। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि भाषा के अंतर्गत बोलियां भी आती हैं और उपभाषाएं भी आती है, दोनों जो है भाषा के अंदर आती हैं। आगे हम इसकी बात करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और आगे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हुए हैं और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 में 1888 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक जो इनकी पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक है इनकी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये कब लिखी थी? 1888 में। और इसमें इन्होंने जो है हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्णन किया। तो कई बार प्रश्न बनेगा कि भाई हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और हिंदी की जो बोलियां हैं, क्योंकि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। अभी पढ़ने वाले में आगे 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां जो है हिंदी की कितनी है? तो हम बोलेंगे 17। तो 17 जो बोलियां हैं या 5 जो उपभाषाएं हैं, इनका जो जिक्र सबसे पहले किया है वो अब्राहम ग्रियर्सन ने किया और एक प्रकार से मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इस बात की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आगे देखो, अभी हमने बोली के बारे में जाना, साथ ही साथ उपभाषा के बारे में थोड़ा सा जान लिया। और अब यहां पर जानने वाली बात यह है कि भाषा क्या है। वैसे हम भाषा के बारे में शुरू में भी बात कर चुके हैं। और यहां पर जब किसी उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचना भी विस्तृत रूप में होती है, तब उसे हम भाषा कहते हैं। तो तीन चीज हो गई है। यहां पर देखिए, एक बोली की बात हुई, एक हमने उपभाषा की बात करी और उसके अलावा भाषा की बात हम कर रहे हैं। तो बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसकी कोई अपनी विशिष्ट लिपि नहीं होती है, इस वजह से इसमें साहित्यिक रचना भी नहीं होती है। लेकिन जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और थोड़ा बहुत उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती है, तो उसे हम उपभाषा कह देते हैं। और यहां पर क्या बोला कि जब किसी उपभाषा का क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचना भी खूब बड़े पैमाने पर होने लगती है, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? भाषा कह देते हैं। साथ ही साथ आगे देखिए, एक और शानदार लाइन है आपके पास, बहुत बार पेपरों में आती है। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम यहां पर आया है और इन्होंने 1894 में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। 1894 में किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और उसके तहत जो उन्होंने सर्वेक्षण किया था, उन्होंने जो है एक ग्रंथ की रचना करी थी जिसका नाम क्या था? ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये प्रश्न बहुत मोस्ट है कि ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम का जो ग्रंथ है ये किसका है, क्योंकि भाषा से इसका संबंध है, भाषा के सर्वेक्षण से ये पुस्तक जुड़ी हुई है। एक पुस्तक ये वाली थी और एक पुस्तक हम इससे पहले पीछे बात कर चुके हैं, यहां पर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसकी है? ग्रियर्सन की। तो ग्रियर्सन की 2 पुस्तकें, एक 1888 की है, ठीक है जी, और एक फिर जो है 1894 में जो इन्होंने सर्वेक्षण किया था भाषाओं का, उसके आधार पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से देखो, हमने बोली के बारे में जाना कि बोली क्या है, उपभाषा के बारे में जाना कि उपभाषा क्या है, और अब उपभाषाओं को आगे हम डिटेल में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि उपभाषा और बोली में अंतर क्या है, यानी उपभाषा नहीं, बोली और भाषा में क्या अंतर है, इसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखेंगे जरा, बोली और भाषा में अंतर। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, बोली और भाषा में अंतर। देखिए, सबसे पहली बात देखो, बोली और भाषा में जब हम अंतर पढ़ते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में आते हैं। कई बार प्रश्न बनेगा, बोली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, या भाषा के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। इस टाइप के जब प्रश्न पेपरों में आते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।
तो देखिए इसमें सबसे पहली बात देखिए, भाषा एक पहला पॉइंट है इसमें, भाषा एक मानक रूप होता है जबकि बोली मानक रूप नहीं होती है। भाषा का एक मानक रूप होता है और बोली का जो है कोई मानक रूप नहीं होता है। दूसरी बात, दूसरा अंतर देखो, एक अंतर तो ये होगी भाषा का मानक रूप होता है, मानक रूप मतलब जिसका एक प्रकार से आधिकारिक जिसे हम बोलते हैं, जिसको एक प्रकार से जो है मानकता प्रदान की गई है, आधिकारिकता प्रदान है जिसको, तो भाषा एक मानक रूप होता है और बोली जो है मानक रूप नहीं होता है। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा पॉइंट आप यहां पर देखे ना कि भाषा का क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है। तो भाषा एक बड़े पैमाने पर होती है, भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट देखिए आप, एक भाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती है, यानी अगर कोई भाषा है तो उसके अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती है, जबकि जो बोली होती है, बोली के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं आती है, क्योंकि बोली छोटा रूप हो गया और भाषा बड़ा रूप हो गया। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अगला देखो, औपचारिक कार्यों में, औपचारिक कार्य मतलब जो आधिकारिक कार्य होते हैं, औपचारिक कार्यों में भाषाओं का प्रयोग होता है, बोली का नहीं होता भाई, बोली का नहीं होता है। तो औपचारिक कार्य जितने भी होते हैं, आधिकारिक कार्य, ऑफिशियल काम जो भी होते हैं, वो सब भाषाओं में किए जाते हैं, भाषाओं का उसमें प्रयोग होता है, बोली विशेष का प्रयोग नहीं होता है। साथ ही साथ देखिए भाषा की साहित्यिक, भाषा की देखो यहां पर साहित्यिक एक शब्द है सामाजिक, अगला है प्रशासनिक, अगला है वैज्ञानिक और अगली है व्यापारिक। इनकी एक शब्दावली होती है। जो भाषा होती है उसकी साहित्यिक शब्दावली होती है, कोई सामाजिक कोई शब्दावली भी होती है, कोई प्रशासनिक शब्दावली भी होती है, वैज्ञानिक हो सकती है और व्यापारिक हो सकती है। तो ये शब्दावली होती है किसकी, भाषा की, जबकि बोली की इस प्रकार की कोई भी शब्दावली नहीं होती है। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले अंतर में। अगला अंतर देखिए कि भाषा में साहित्य की रचना होती है, बहुत मुश्त है, पहले भी बात कर रहे थे हम कि भाषा में जो है साहित्य की रचना होती है और बोलियां जो है एक प्रकार से अपवाद के रूप में है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाषा में साहित्य रचना खूब होती है, बोलियों में कम, अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन फिर भी देखो आप यहां पर बोलियों में नहीं, भाषा में साहित्यिक रचनाएं होती हैं, बोलियों में नहीं होती हैं, लेकिन विशेष अपवाद के रूप में देखो आप, जैसे विद्यापति हुए हैं, जैसे आप देखते हैं मैथिल कोकिल किसको बोलते हैं, विद्यापति को। तो विद्यापति ने जो है मैथिली भाषा में जो है या मैथिली बोली में जैसे पदावली जैसे रचनाएं लिखी हैं, तो वो पदावली मैथिली में लिखी हुई, तो मैथिली एक प्रकार की बोली है। उसके अलावा तुलसीदास विशेष अपवाद के रूप में क्यों ले रहे हैं कि तुलसीदास ने देखो अवधि में जो है, जैसे हम रामचरितमानस की बात करते हैं कि रामचरित किस भाषा में है, अवधि में है। उसके अलावा जैसे कवितावली है, दोहावली, गीतावली है, ये ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो ब्रज भाषा सुनने में भाषा लग रही है, लेकिन ब्रज भाषा नहीं है, बल्कि क्या है, बोली है। और उसके अलावा सूरदास तो ब्रज भाषा के बहुत ही सशक्त कवि माने जाते हैं। तो इन्होंने ब्रज भाषा यानी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, इन्होंने जो है अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, इन्होंने मैथिली का प्रयोग किया। तो ये सारी बोलियों में इन्होंने साहित्यिक रचनाएं करी हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम क्या बोल रहे हैं कि भाषा में साहित्यिक रचना होती है और बोलियों में नहीं होती है, लेकिन विशेष अपवाद है क्योंकि इन्होंने बोलियों में रचनाएं करी है, जैसे विद्यापति, तुलसीदास और सूरदास। ठीक है जी, आगे देखिए, अगली बात देखिए, भाषा की तुलना में बोली अधिक परिवर्तनीय होती है। यानी जो भाषा होती है परिवर्तन उसमें भी आता है, लेकिन भाषा में जो परिवर्तन आता है वो बहुत लंबे समय के बाद आता है, जबकि बोलियों में भाषा की अपेक्षा परिवर्तन अधिक होता है और जल्दी भी होता है। तो ये अंतर भी है भाषा और बोली में कि भाषा की तुलना में जो है जो बोली होती है वो अधिक परिवर्तनीय होती है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा की तुलना में बोली में अधिक आत्मीयता का पुट रहता है। यानी जो भाषा होती है उससे भी व्यक्ति का लगाव होता है, लेकिन जिस क्षेत्र विशेष से वो व्यक्ति संबंध रखता है उस क्षेत्र विशेष की बोली से, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृत से उसकी आत्मीयता अधिक होती है, यानी उसमें आत्मीयता का, अपनेपन का पुट पाया जाता है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा और बोली में जो है माँ और बेटी का संबंध होता है। यानी भाषा एक प्रकार से माँ हो गई और बेटी एक प्रकार से क्या हो गई, बोली हो गई। तो प्रश्न बनेगा भाई कि भाषा और बोली में जो है माँ बेटी का अंतर होता है या माँ बेटी का संबंध होता है, ये कथन सही है या गलत है? इस प्रकार के प्रश्न भी पेपरों में आ सकते हैं।
तो यहां पर बोली और भाषा के बीच में अंतर पढ़ने का उद्देश्य यही था कि आप ये समझ सकें कि बोली से जुड़े हुए प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं और भाषा के संबंध में जुड़े हुए प्रश्न क्या आ सकते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है जी। तो आज की पीरियड में हमने ये जाना कि सबसे पहले हमने बात करी कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, और फिर हम आगे बात कर रहे थे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बाद हमने यहां पर बात करी कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, और फिर हम बोली, उपभाषा और भाषा के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हुए हम बोली और भाषा के अंतर में पहुंचे, और इस प्रकार से यहां पर ये टॉपिक पूरा हो जाता है। और कल के सेशन में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि उपभाषा में कौन कौन सी उपभाषाएं, कौन कौन उपभाषा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उपभाषा के बारे में जुड़े हुए प्रश्न जो होंगे उसके कल के सेशन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।